चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। न्यूज इंडिया आपको पल पल की जानकारी दे रहा है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। बिल्कुल, तो इस वक्त एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं। यूपी समेत 3 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। पंजाब के जालंधर में भी वोट डाले जा रहे हैं, लोकसभा सीट है ये। और आपको बता दें कि यूपी में स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा ओडिशा के झारगुड़ा में उपचुनाव के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में तो विधानसभा चुनाव के तहत वोट डाले ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उपचुनाव के तहत भी वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और ओडिशा 3 राज्यों में उपचुनाव का रण और वहां वोट डाले जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तीनों जगहों की। तो ये देखिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश और ओडिशा की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मतदाताओं में जोश भी देखने को मिल रहा है। पंजाब में लोकसभा सीट जालंधर, जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के तहत मतदान की प्रक्रिया चल रही है और ओडिशा में भी इस समय कतार में आपको लोग नजर आएंगे जो वोट डाल रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आज सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो कर्नाटक की हों या उन 3 राज्यों की तस्वीरें जहां पर उपचुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं। ये ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पंजाब की तस्वीरें। तो देखिए, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी अमनीत जालंधर से जुड़ रहे हैं और वासित हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामपुर से। उनके पास चलेंगे। अमनीत, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। लगभग 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। वोटिंग टर्नआउट क्या रहा है अभी तक का और अपडेट क्या है इस वक्त की? अमनीत। 5.3% की वोटिंग हुआ है जालंधर में। तो बड़ी गिनती में लोग आने की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा गर्मी वाला है, इसलिए धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। लेकिन जो ये वोटिंग परसेंटेज आप 5% के आसपास बता रहे हैं, क्या वोटरों में उस तरीके का उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरीके का होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उत्साह तो है बिल्कुल। धीरे उतना नहीं है जो 2022 में था। 22 में बिल्कुल उत्साह था, लेकिन अब उपचुनाव है लोकसभा के, तो इसलिए थोड़ा सा कम है। जनाब, हमारे साथ MLA शीतल है जालंधर, वैसे से बात करेंगे। सर, कैसा रुझान आ रहा है? 5% अभी वोटिंग हुआ है, क्या कहने लगे? सुबह 1.5 घंटा हो चुका है। मैं जालंधर के लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोगों हमें जो उम्मीद थी 10 मई को लोग इतनी स्पीड में वोट करेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अपना लोकसभा में अपने हल्के का नुमाइंदा चुनकर जो भेजेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो ये वोटिंग शेयर है ये बहुत जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि लोग सुबह 7:30 बजे के ही पोलिंग स्टेशन के बाद वोटर लोग डालने वाले जो वोट है वो पहुंच चुके थे। पर मैंने उन्हें देखा जो 7:30 बजे वो लोग अपने पोलिंग स्टेशन में आ सकते हैं। जो वोट है इसका जो वोट परसेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये वोट है पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार के हाथ में जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल अमनीत, तो हम देख रहे हैं वोटरों में उस तरीके का उत्साह इस बार नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि 5% मतदान अगर हुआ है तो सवाल उठेंगे। ठीक है, अब वासिद आपके पास आ रहे हैं। रामपुर से क्या जानकारी आपके पास? सर देखिए, मैं आपको बता दूं, रामपुर की विधानसभा स्वार टांडे में आज मतदान चल रहा है और 9 बजे तक का मैं आपको अपडेट बता दूं, 7.93% मतदान हुआ है और अभी 10 बजे वाली फिगर अपडेट नहीं हुई है। तो अभी तक का जो वोटिंग टर्नआउट रहा है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वोटरों में उत्साह नहीं। कारण इसके पीछे क्या कि इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा इसको लेकर के?
सर देखिए, हम आपको बता दें कि रामपुर में जो अभी तक मतदान हुआ है उसमें तो लोगों में उत्साह देखने मिल रहा है और लोग आ भी रहे हैं। कुछ कहीं ना कहीं लोगों की थोड़ी बहुत शिकायतें हैं जो वोट को लेकर है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, इसको भी लेकर कुछ थोड़ी बहुत शिकायतें हैं। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। ये हमने नगर निकाय चुनाव में भी देखा था कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कई लोगों के नाम कट गए हैं। तो इसको सुधारने को लेकर के कोई पहल नहीं की गई, क्योंकि निकाय चुनाव भी हुए हैं। पहले चरण के दूसरे चरण का मतदान कल होना है, आज उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो इस दौरान सुधार की प्रक्रिया कुछ भी हुई या नहीं हुई? आपको स्वार टांडे का बता दूं, स्वार टांडे में निकाय चुनाव में जो जिले में सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंट हुई है 77% स्वार में हुई थी। यहाँ के लोगों ने इस मतदान को बहुत उत्सव से मनाया था और यहाँ पर सुबह से भी काफी उत्सव से लोग अपने घरों से निकलते नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है वासिद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमनीत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, न्यूज इंडिया की नजर जो है वो बनी हुई है उन तमाम राज्यों पर भी जहां उपचुनाव हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारी नजर है कर्नाटक पर, जहां पर 224 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। 9 बजे तक 8.26% मतदान हुआ, यानी 2 घंटे में 8.26% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 58,545 मतदान केंद्रों पर इस समय वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 2,615 उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। सीएम बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उन्होंने वोट डाले। इसके अलावा अभिनेता प्रकाश राज मतदान करने के लिए पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आशिफ जी, आपसे भी जरा सा ये चीज समझना चाहेंगे, तस्वीरें तो लगातार हम दिखा ही रहे हैं, बीएस येदियुरप्पा को देख सकते हैं वोट डालने के लिए पहुंचे, लेकिन 2 घंटे में 8.26% मतदान। मैसेज क्या है? वोटरों में उस तरीके का उत्साह नहीं दिख रहा जिस तरीके का होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं से अभिषेक एक बात तो तय है कि अगर ऐसा रहा, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शुरुआत में सुबह सुबह लोग हम बार बार सभी लोगों से इंतजार करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, यही सबसे जरूरी काम। लेकिन फिलहाल लोग आराम से ही निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो थोड़ी देर के बाद निकलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर घर से निकलेंगे। और इसीलिए हो सकता है कि सुबह में जो अभी तक जो फिलहाल जो आ रहे हैं डाटा जो हमारे पास आ रहे हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि अभी शुरुआती है, थोड़ा सा वक्त इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग निकलेंगे और उम्मीदवारों को जो खास तौर पे जिन लोगों ने लगातार प्रचार प्रसार किया है, जिनको उम्मीदें हैं कि उनकी बेड़ा पार होने वाली है, उनको संकटों का निवारण होने वाला है, उन लोगों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो मतदान का इस्तेमाल जरूर करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अभी जो एक तस्वीर आप दिखा रहे थे, वो तस्वीर अपने आप में कर्नाटक की राजनीति की बड़ी ही प्रभावी तस्वीर है। जी हाँ, हम बात येदियुरप्पा की कर रहे हैं, बीएस येदियुरप्पा। ये नाम ऐसा है जो कर्नाटक में, खास तौर पे दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा। इसमें किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होगा कहते हुए कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा चेहरा। एक सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं। Seats we will reach because every time there will be particularly in Bangalore the turnout will be around 50-51% like that. This time it will cross 65 to 70%. So it is it will help BJP. In coastal areas, some SDPI leaders are supporting indirectly to Congress. What do you say about that? No, because all these days what we have observed, indirectly the SDPI or their other associations, they are supporting Congress only, because Congress promised that if the Congress government comes to power, they are going to ban Bajrang Dal. So both are rivalry camps. Definitely we cannot expect anything more than this from SDPI. Sir, especially in old Mysore belt, JDS is telling that we will become the kingmaker once again. No, it is their dream. It will not possible. We are going to form government with our complete majority. Thank you. ये किए जा रहे हैं कि कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी।
तो तस्वीरें आती रहेंगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान हैं, वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस नेता हैं, खेमचंद शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, और योगेश सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। योगेश जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, अभी तक का जो वोट परसेंटेज रहा है 8.26% सुबह 9 बजे तक का, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि अभी जो समय है ना जी, तो हमारे यहाँ कई वर्गीकरण के हिसाब से वोट डलता है। पहला, वो जिसको वोट डालने का उत्साह होता है वो सुबह ही सुबह पहुंच जाता है। एक जनरेशन जो है वो 9-10 बजे के बाद सो के उठती है, फिर वो वहां पर पहुंचती है। उसके बाद वो लोग होते हैं जिनको दुल्हन की तरह मनाया जाता है और उनको समझाया जाता है कि आप वोट डालने चाहिए, जरूरी है, जो गली में टहलते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं मोहल्लों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर इसको थोड़ी देर रुकना पड़ता है, एक फर्क ये भी पड़ता है कि मौसम, किस मौसम में चुनाव हो रहा है। जैसे अचानक अभी गर्मी का तापमान 2-3 दिन में बढ़ा है और वहां पर भी स्थिति बता रहे हैं कि अभी गर्मी है, तो अभी थोड़ा सा जो समय है वो बीतते बीतते वोटों प्रतिशत सही आ जाएगा, क्योंकि वोटों प्रतिशत का सही आकलन करने के लिए हमें कम से कम अभी 3 घंटे की और जरूरत है। हालांकि अभी जितना वोटों प्रतिशत अगर आप बाकी चुनावों में भी देखेंगे तो 1-8% ऊपर या नीचे रहता है, तो बुरा नहीं कह सकते, इसको थमा हुआ नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, उत्साह और अति उत्साह के साथ जो वोट करने वाले लोग हैं वो पहले पहुंच के बाकी लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है और इसके अंदर जिस तरीके से हम देखते हैं लोग अपना एक पर्व मनाते हैं और उस बात की गंभीरता को समझते हैं, लोकतंत्र में हिस्सा लेके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वो वहां पर निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। और हम जानते हैं हिंदुस्तान की जनसंख्या में अगर 50% भी वोटों प्रतिशत हो जाए, 50% तक, तो हम उसको ठीक ठाक मान लेते हैं। चूंकि कुछ लोगों को निगाह में सिर्फ ये जो चुनाव है उसमें वो छुट्टी मनाने निकल जाते हैं, हालांकि उनको कितना भी ज्ञान दिया जाए, कितना भी ज्ञान, लेकिन हाँ, आपके चैनल के माध्यम से जो भी जनता हमें देख रही है, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि घर से निकलिए, मतदान कीजिए, आपका एक वोट बेहद कीमती है, और लोकतंत्र में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराइए, क्योंकि वोट डालने के बाद जो आत्मसंतुष्टि होती है, जो अंदर एक मन में एक ठहरावट आती है और हमें लगता है कि हाँ, हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो जरूर वोट दीजिए और किसी की बातों में नहीं आइए। और वोट देने का जो सबसे बड़ा जो सुख है वो आज के डेट में पहले आपके पास फिर लौटेंगे, हम आपके पास आ रहे हैं। हम थोड़ा रत्नाकर सिंह जी के पास चले जाते हैं। रत्नाकर सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? रत्नाकर जी, आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बहुत ही शानदार आवाज आ रही है। रत्नाकर जी, आपकी आवाज में बड़ी खनक है। प्रचार प्रसार जितना आप लोगों ने मजबूती से किया है, क्या उसका नतीजा या उसके रिजल्ट या उसके लिए आप खुश नजर आ रहे हैं? ऐसा कुछ लगा, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कर्नाटक की जनता को एक आह्वान करना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पे लोकतंत्र के मंदिर में जो है कर्नाटक की जनता अपना मत का जरूर दान दे, जिससे कि लोकतंत्र जो है एक मजबूत हो। तो मेरा आह्वान रहेगा कर्नाटक की जनता से कि आप घरों से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। सही बात, देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं कि कर्नाटक का चुनाव हम लोग पूरी तरह से जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं। जो इन्होंने जो वहां की कर्नाटक की जनता को बरगलाने का काम किया था, हमारे बयानों को ट्विस्ट करके वो रिप्रेजेंट करने का काम किया था, वो सारा कर्नाटक की जनता, पढ़ी लिखी जनता, वो समझदार जनता समझ चुकी थी इनकी बातों को। तो इसलिए जो है ये 3.5 साल में इन्होंने क्या किया, वो मुद्दों पे इन्होंने जरा भी कहीं भी बात नहीं किया और घुमा फिरा करके समीकरण की राजनीति करने का काम। अभी हम इंट्रो के पोजीशन में है, तो आपने सबसे अच्छी बात जो बोली वो यही कहा कि अभी इस वक्त इस लोकतंत्र के महापर्व में सबको आहुति देने की जरूरत है, घरों से बाहर निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए। खेमचंद शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। 10 बज चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी, आप म्यूट, सॉरी, आपने आवाज म्यूट कर रखी है, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बताएं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। जी नमस्ते। मैं आपके टीवी के माध्यम से, क्योंकि आपका टीवी कर्नाटक में वाइडली देखा जाता है, सभी सामान्य वोटर से अपील करना चाहूंगा, विशेषकर युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि हम जरूर वोट करें और वोट करने के बाद ही कोई दूसरा काम करें। अगर हम टाइम पे वोट करेंगे
जरूर वोट करेंगे तो इससे हमारा जो लोकतंत्र है वो सशक्त होगा और हमें जो सरकार चाहिए वो सरकार मिलेगी। आप सभी से अनुरोध है, एक अच्छे राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवादी सोच के लिए, मजबूत देश के लिए हमें वोट जरूर करना चाहिए। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को मजबूत करने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मजबूत करने का काम किया, सेनाओं को मजबूत करने का काम किया और गरीब वर्ग के लिए सोचा। जब कोविड चल रहा था कोई भूखा ना सोए, उसके लिए राशन की व्यवस्था की गई, आयुष्मान भारत कार्ड के तहत अच्छी हेल्थ की व्यवस्था की गई, हर एक जिला हॉस्पिटल को इक्विप किया गया ताकि वहां पे अगर कोई महामारी आती है तो उसका सामना किया जा सके। सभी को फ्री वैक्सीन दी गई, सबसे तेज वैक्सीन दी गई, बहुत सारे ऐसे काम किए गए। बिल्कुल, ये तो हमने बिल्कुल आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों की आवाज भी टेस्ट करनी थी, आप लोगों के जरिए आह्वान भी करवाना था, आम जनता को घरों से बाहर निकलवाने के लिए ये कोशिशें भी करनी थी। हमें सबसे पहला काम हमारा यही था, बार बार हम यही कह रहे हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी है, बस वक्त छोटे से ब्रेक का। आप तीनों बने रहिएगा हमारे साथ, अभिषेक आप भी बने रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर इस समय मतदान की प्रक्रिया चल रही है। न्यूज इंडिया आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगभग 3.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। सुबह 9 बजे तक का जो अपडेट रहा कि कितने वोट परसेंटेज जो हैं वो आए हैं, तो उसमें 8.26% लोगों ने सुबह 9 बजे तक मतदान कर लिया था। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनके पास भी हम चलेंगे। रत्नाकर जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और योगेश सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार अभिषेक मैं योगेश जी के पास जाना चाह रहा हूं। योगेश जी जरा ये बताइए कि कर्नाटक का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और दक्षिण के बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन कर्नाटक पे जिस तरीके से फोकस है आप भी समझ रहे होंगे, आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए, इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि ये एक अत्यधिक विधानसभा सीट वाला राज्य है। दूसरा, यहाँ पर अभी ये 2024 से पहले जिस तरीके से एक योगेश जी आप the party which works, which functions, and also take care of the poor people of the society. ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈಸೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಬೋದಾ? ಈ ಮೈಸೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಬೋದಾ ತಮ್ಮಿಂದ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂತೆ MLAಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಪವರ್, ಆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಿಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕರಾರುವಾಗ್ತದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. 1 ಲಕ್ಷದ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮತದಾರರು ನೀವು. ಕೇಳೋದು ಬೇರೆ, ಬರೋದು ಬೇರೆ. So your supporters have been hoping that you become the chief minister of Karnataka. Many supporters are still here. We hear them echo that. What is You also want to? Yeah, I also want, sir. I also want. You also want? Then ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು. It all depend upon, see, ನಾವೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I can't decide. Elected MLAs and high-command. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದಂತೂ. ಸಂಭ್ರಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಮಾವನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. waiting for 5 promises. Congress guarantee. What about Congress guarantee? After we come to power, first cabinet meeting itself, we will decide and pass orders. Sir, what will be impact of Karnataka result on the 2024 election if Congress gets majority in Karnataka Assembly election? The future of the country is also involved in this election. Yes. Okay. Thank you. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನ
ತಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ತಮಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा था अभी बात ही कर रहे थे अभिषेक आपसे भी और योगेश जी से बात कर रहे थे हम। योगेश जी, ये बाइट इतनी जरूरी थी कि जो सुनाना बताना जरूरी था हमारे दर्शकों को भी और आपको भी। और देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं कन्नड़ बहुत जानता हूं, लेकिन जितना उनके बॉडी लैंग्वेज को समझा और जो बातें वो इंग्लिश में कह रहे थे उसमें समझ में आया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा सिद्धारमैया ने कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। उनसे लोग पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, कौन बनेगा ये बात की चीज है। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे वो भी और डीके शिव कुमार भी। कैसे देखते हैं आप इसको? देखो आशीष, मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी भी निर्णय पे जाना थोड़ा सा हम जल्दबाजी करेंगे। हालांकि जो आंकड़े और जो परिस्थितियां उन्होंने कांग्रेस को जिताया, इस बात में कोई दोहराई नहीं। कांग्रेस की हवा बनी हुई थी, लेकिन पिछले दशक भर में हमने जो देखा है वहां कोई चीजें एक तरफा नहीं रही। एंड टाइम पे भी बहुत खेल हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, येदियुरप्पा ने भी कहा कि अमित शाह के दौरे से, प्रधानमंत्री के दौरे से कुछ चीजें बदली हैं, ऐसा उन्होंने कोट किया। ये हम नहीं कह रहे, ये वो कहते हैं। तो बहुत चीजों का फर्क पड़ा है। अब देखिए, जो वोक लीगा एक जो समाज है, जिससे एचडी देवगौड़ा साहब भी आते थे, उस समाज का बहुत प्रभाव है वहां पर। हाँ। 17 मुख्यमंत्रियों में से 7 मुख्यमंत्री उसी समाज के बने। तो उस समाज को आखिरी समय पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो संभाला है, और जो वो कोट किया जा रहा है कि अंतिम समय पे वो निर्णायक स्थिति के भागीदार बनेंगे, ये जो चीज है कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर खड़ा कर सकती है। क्योंकि समाज का जो प्रभाव है वो इस राज्य में बहुत ज्यादा है, और इस राज्य को वो लेकिन योगेश मैं आपको रोक रहा हूं। एक बात बताइए, आपने वोकालिंगा की बात की, इसलिए मैं आपको डाटा के साथ बता रहा हूं। वोकालिंगा 15% वोट के साथ है वहां पे। सबसे दूसरी जाति है जो सबसे महत्वपूर्ण है और मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी ने उसको जो मार्जिन थी उसको दूर करने की कोशिश की है, लेकिन वहां जो लड़ाई होती है वो जेडीएस वर्सेस कांग्रेस है। और खासतौर पे वोकालिंगा की अगर हम बात करें तो इस बार आपको मैं बताऊं कि बीजेपी ने जहां पे 45 सीटें दी हैं वोकालिंगा जाति से, वहीं कांग्रेस ने 48 दिया है। और इंटरेस्टेड ये है कि जेडीएस ने 51 सीटें दी हैं वोकालिंगा जाति से आने वालों को, और पिछली बार 24 विधायक जो है वो वोकालिंगा से जेडीएस के थे। आप इसको कैसे देखते हैं? आप आखिर बीजेपी कितनी मार्जिन दूर कर पाई? देखिए, जो बिल्कुल लास्ट समय की, मैं आपको एक तकनीकी बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, जो लास्ट समय पे ये वाली जाति वोकालिंगा जो एकदम जो बताया जा रहा था कि दूर हो गई थी बीजेपी से, इसको अंतिम समय में साधा गया है। इस पे ही जो बीजेपी ने दोबारा कमबैक करने की या अपनी बात रखने की कोशिश करी है, वो यही कहा गया है, उसमें यही बताया गया है कि ये अगर सद गया है, जैसा उन्होंने मान लिया कि ये जाति साध दी गई है, अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है फाइट बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगी, और जो स्थिति है वो शायद बीजेपी का कमबैक करने में बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। क्योंकि जो इंटरनली मीटिंग हुई और इसको जो साधा, ये बहुत अच्छा एक मैसेज बीजेपी अपने आप में महसूस कर रही है। बहुत सही। देखना पड़ेगा कि वो कितना साथ पाई है। ठीक है योगेश जी, हम रत्नाकर जी के पास चल रहे हैं, जरा समझ लेते हैं। रत्नाकर जी, आप लोगों ने पहले तो सारी चीजें बहुत बेहतर रखी थी, लेकिन फिर बाद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के धुआंधार प्रचार ने और जो गैप था उसको भरने के बाद आप लोगों की स्थिति थोड़ी डगमग नजर आ रही है। योगेश जी ऐसा कह रहे हैं, आप क्या देखते हैं? आप कैसे देख रहे हैं? आप देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव को मोड़ने की कोशिश की है और ध्रुवीकरण के आधार पे वो कार्ड खेलना चाह रही थी। लेकिन कर्नाटक की जनता, मैंने आपको शुरुआती स्टेटमेंट में ही बताया कि बहुत पढ़ी लिखी और बहुत समझदार है। उनको पता है कि बजरंग बली और बजरंग दल संगठन में क्या अंतर है। उनको पता है कि संघ के विचारधारा में किस प्रकार के हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां जो ये पैदा करने की कोशिश किए लास्ट मोमेंट में, जो पिछले 10 दिन से जो चीजें चल रही थी, निश्चित रूप से इन्होंने 3.5 साल में जो अनैतिक सरकार इनकी बनी हुई थी, भ्रष्टाचार की बुनियाद पर जो सरकार बनी हुई थी, उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं, विकास गिराने के लिए कुछ था नहीं। इसलिए वो अंततोगत्वा ध्रुवीकरण पे आ गए। कुछ चीजें बताना चाहता हूं। रत्नाकर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके पास डाटा भी है, तमाम चीजें आपने रिसर्च भी किया होगा। हम अभिषेक लगातार सुबह से इस खबर बने हुए। लेकिन रत्नाकर जी, एक बात मानते कि नहीं, जैसे योगेश जी जो कह रहे हैं, मैं उस बात को थोड़ा और एलोबरेट कर रहा हूं कि कर्नाटक की पॉलिटिक्स और बिहार और यूपी का पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो है ना, एक जो जीन में है
वो है कास्टिज्म के साथ, वो कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, इसको आप कहीं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बिहार से शुरू हुई यादव, कुर्मी, मुसलमान, और वहां यूपी में आते आते आप पंडित, SC ST पे जाते जाते आप कर्नाटक ही पहुंचते हैं, तो वहां भी ये शुरू हो जाता है, वो का लिंगा है, कुर्बा है, लिंगायत है, मतलब वहां भी जातियों में चीजें बढ़ जाती हैं। तो कहां रह जाता है? आप किस डेवलपमेंट की और किस चीज की बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से ये बताऊंगा कि हमें वहां पे समर्थन सारी जातियों का मिल रहा है, चाहे वो कालिंगा हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सारी जातियों का समर्थन कांग्रेस पार्टी के पास है। अभी आप देखिए, लिंगायत समाज जो आप दिखा रहे थे 16-17% है वहां पे, इनके कद्दावर नेता जो है जगदीश शेट्टार जैसे पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, ये तमाम जो है कद्दावर नेता जो लिंगायत समाज को इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ लिंगायत समाज से वोट लेने का काम किया। विकास का नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने सिर्फ लिंगायत समाज को ठगा है। तो आज लिंगायत समाज ये तो दावा ठोक करके कह रहे हैं कि हमने 2% आरक्षण दे दिया, और आप जो कह रहे हैं बजरंग बली और बजरंग दल को बीजेपी आप पूरी कर लीजिएगा, बीजेपी ये खुल करके कहती है। नहीं, आप जवाब दे दीजिएगा रत्नाकर जी। बीजेपी खुल के कहती है आप मौका दीजिएगा, हम उस मौके को भुनाएंगे। मौका आपने दिया सब कुछ, जब आप मौका तो आपने खुद दिया ना, बजरंग दल को लेकर मौका खुद आपने दिया। देखिए, मैं जाति समीकरण पे आ जाता हूं, पहले आपको ध्रुवीकरण की बात भी बताता हूं। बजरंग दल और बजरंग बली पे मैं आऊंगा, ठीक है। रही बात ये, देखिए अभी लिंगायत समाज की है, तो कहीं न कहीं लिंगायत समाज आज हमारे साथ खड़ा है। उनका लिंगायत समाज का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने एक पत्र भी लिखा है और आह्वान किया है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दे। और रही बात जो मुसलमान समाज की है, जो 16-17% वहां पे है, उन्होंने इनके KS ईश्वरप्पा जैसे बड़े जो दिग्गज नेता है वहां पे, PWD मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया है कि कर्नाटक की जनता को कि मुसलमान जो है हमको वोट न करे। तो कहीं न कहीं मुसलमान समाज इनसे दरकिनार हो गया, लिंगायत समाज इनसे दरकिनार हो गया। वोका लिंगायत समाज में हमारे DK शिव कुमार जी है, तमाम तो वही 16-17% पे नजर थी और आपने बजरंग दल को बैन करने की बात कह दी। अगर यही कारण था। नहीं, इन सारे लोगों को अगर एग्रीगेट किया जाए तो बड़ी आसानी से हम वहां पे 150 सीट पार हो रहे हैं। रही बात, देखिए मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। 165 अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे किए थे पिछली बार, लेकिन पूरा कितना किया? सिर्फ 65 वादे पूरा किया। तो फिर रत्नाकर जी देखिए, इसमें आप फंस जाएंगे। रत्नाकर जी, इसमें आप फंस जाएंगे। मैं आपसे बता रहा हूं, अभी 3 राज्यों के चुनाव और होने हैं, वहां पे 2 राज्यों में आपकी सरकारें हैं। अगर आप घोषणा पत्र पे जाएंगे ना तो आप फंस जाएंगे। कोई ऐसी सरकार नहीं है जो घोषणा पत्र में जो घोषणा करती है और वो पूरा करती है, ऐसी कोई सरकार नहीं है। आप 2 सरकार बता दीजिए पूरे देश में जिसने घोषणा पत्र 5 साल पहले जारी किया हो और उस घोषणा पत्र को आपने लागू कराया हो। हम आपके पास लौटेंगे। जरा मैं जवाब देता हूं आपको, बताइए। जवाब देता हूं, एक बताइए। कांग्रेस पार्टी ने जहां पे अपने वादे जो कहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया है। हमने एक सरकार का नाम बताइए ना, एक सरकार का नाम। मुझे मेरी बात पूरा रख लेने दीजिए, मुझे मेरी बात पूरा रख लेने दीजिए, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा। आप मेरी बातों को पूरा करने नहीं देंगे। नहीं, करिए। आपको वक्त दे रखा है रत्नाकर जी, सबसे ज्यादा वक्त आपको दे रखा है, इसलिए ये शिकायत आप नहीं कर सकते। धन्यवाद, थैंक यू, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे अपनी बातों को रखने के लिए वक्त दिया, लेकिन मुझे बातों को पूरा करने का मौका करिए। देखिए, हमने हिमाचल प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वादा किया था और हमने पूरा किया। हमने राजस्थान में 500 रुपए, आज महंगाई से जनता त्रस्त है और आज उनको राहत की जरूरत है, तो हमने 500 रुपए राजस्थान में जो वादा किया हमने पूरा किया। हमने मध्य प्रदेश में किसानों के जो लोन माफ करने की बात कही थी, इतने बड़े 18 रुपए, 21 रुपए, बड़े वादे कितने 18 रुपए, किसानों के कर्जे कितने माफ हुए हैं पता है? 18 रुपए, 21 रुपए, 22 रुपए। नहीं, आप ये फिर अब एक दो सेलेक्टिव एग्जांपल लेके बात करें। नहीं, एक दो नहीं, किसानों ने इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया। राजस्थान में आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की बात कही, 1 महीने दे दिया, दूसरे महीने से बंद कर दिया। हाँ, कर्नाटक की बात ले लेता हूँ, कर्नाटक की बात। वापस कर्नाटक पे। हाँ, कर्नाटक पे आ जाता हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया है?
कि हम 10 लाख पक्के मकान देंगे। ये बता दें 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम देश में सारे लोगों को, गरीब लोगों को पक्के मकान देंगे। तो ये या तो प्रधानमंत्री जी 2022 का हवाला देकर झूठ बोल रहे थे, या तो अभी जो मैनिफेस्टो में ये कह रहे हैं। चलिए इसका जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से ले लेते हैं। इसका जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं रत्नाकर जी। एक सेकंड, हम आपके पास लौटेंगे, जरा इसका जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप हेमलत जी? खेमचंद जी आप क्या कहेंगे इन तमाम आरोपों पर? देखिए रत्नाकर जी अपने भाई हैं, भाई तो है लेकिन खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं। तरीके से अगर इतना ही भाई होते तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? फिर तो आप लोग साथ बैठते, चाय पीते और कहते कि भाई हम लोग एक ही सरकार में दोनों पार्टनर रहेंगे। अगर इतने बड़े भाई हैं तो साथ हम चाय पी सकते हैं, हमारी विचारधारा साथ में चाय पी सकते हैं, लेकिन मन नहीं मानेगा ना। काफी लंबे समय उन्होंने अपनी बात रखी है। आप मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए। तो उन्होंने जो बोला कि भाई हमने मकान दिया नहीं दिए, शायद वो पढ़ के नहीं आए। करोड़ों की संख्या में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार के अंतर्गत मकान दिए गए, गरीबों को मकान दिए गए, अच्छे मकान दिए गए, ऐसे मकान दिए गए जो मॉडर्न मकान है। वो मकान गांव में भी दिए गए, छोटे टाउन में भी दिए गए, दिल्ली में भी दिए गए, हर जगह मकान दिए जा रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हर घर में टॉयलेट बनवाने का काम किया ताकि हमारी बहन बेटियों को बाहर खुले में न जाना पड़े, इज्जत के साथ वो इज्जत घर में अपना जो रूटीन है वहाँ पे पूरा कर सके। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं जो धुआं से मुक्ति माता बहनों को दी है, वो उन्होंने दी है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अंतर्गत ही सबको वैक्सीन मिली, सबसे तेजी से वैक्सीन मिली, जिसकी वजह से लाखों मौतें होने से बची। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। आप छोटी मोटी माफी की बात करो, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ है, सबको राशन दिया जा रहा है, फ्री में राशन दिया जा रहा है। पूरे विश्व में जो समस्या है उस समय हमारे भारत में भूखा ना सोए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये देश की बात कर रहे हैं। अरे आप मोदी जी की योजना गिना रहे हैं, अरे कर्नाटक की बात कीजिए ना। हम कर्नाटक चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। 2024 में आपसे चर्चा जब करेंगे तो हम पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया है। अब आप देखिए फिर वही बात है, हमारी बिहार में कहावत है कि हसुआ की शादी में खुरपी का गीत। आपसे बात हम कर्नाटक में पूछ रहे हैं, आप डाटा लेके बैठ गए प्रधान। ये तो सबको पता है, ये क्या नया चीज बता रहे हैं आप? ये तो हम लोग को पता है। 2024 में चर्चा पर चर्चा करेंगे और आपसे पूछेंगे भी। आप अभी इस वक्त कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में क्या कर रहा है आपने वो बता दीजिए। आरोप आपका उन्होंने लगाया कि कर्नाटक में आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लफ्फेबाजी की है, उसका जवाब दे दीजिए। यूपी और बिहार में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, और यूपी और बिहार में बाप दादा से शुरू किया जाता है। आपके बाप दादाओं ने क्या किया? नहीं, लेकिन हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो राजनीति बिहार और यूपी की है उससे बिल्कुल डिफरेंट राजनीति कर्नाटक की है। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आपके लिए कर्नाटक क्यों जरूरी है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में इकलौता राज्य कर्नाटक था जहां से माफ कीजिएगा दक्षिण में, जहां बीएस येदियुरप्पा ने पहली बार बीजेपी का परचम लहराया था। और बीजेपी मानती है कि दक्षिण में जो हमारी उपस्थिति दर्ज हुई है वो बीएस येदियुरप्पा जैसे बड़े नेता जिन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी, इसलिए कर्नाटक आपके लिए सबसे जरूरी है। इसीलिए आपसे हम पूछ रहे हैं, जो आरोप रत्नाकर सिंह लगा रहे हैं उसका जवाब कैसे दीजिएगा? अब आपसे अनुरोध है, मेरे को बात रखने दीजिए तो मैं रख पाऊंगा। बिल्कुल रखिए। कर्नाटक हमारे लिए जरूरी है, नो डाउट। येदियुरप्पा जी ने अच्छा काम किया है, बहुत दिन काम किया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत बड़ा उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वो हमारे सबसे बड़ा नेता है। और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार के तहत वहां पे काम कर रही है, और हमारी केंद्र सरकार ने भी वहां पे जबरदस्त काम किया, स्टेट सरकार ने उसको एग्जीक्यूट किया। केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में फ्री राशन, लाखों टन अनाज गोडाउन में पड़ा हुआ, उसको उठाने वाले नहीं है, उसको बांटने वाला नहीं है। हमारी डबल इंजन सरकार है, तो जो योजना केंद्र में बन रही है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको नीचे तक पहुंचाने का काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तेजी से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। अब मुंबई सरकार की योजनाएं कौन सी थी जो धरातल पे उतरी? मुंबई सरकार की, मुंबई सरकार ने लोकल स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे जो जिस तरीके से चरमराया हुआ था गांव में देहात में, उसको मजबूत करने का काम किया है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत हमारे संविधान के विरुद्ध जाके जिस तरीके से इन्होंने माइनॉरिटीज को स्पेशल रिजर्वेशन देने का काम किया, इन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया, उसको खत्म करने का काम हमारी सरकार ने वहां पे किया है। लोकल स्तर पे गांव देहात हर जगह उनका भी सवाल ले लीजिए, मिल सके, आप जवाब दे दीजिएगा। खेमचंद जी, आप रत्नाकर जी का भी सवाल ले लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, विस्तार से दीजिए। रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं, सवाल जवाब सब कम से कम 10 मिनट रखें, फिर भी ठीक है, उनका स्वागत। फिर करेंगे। हम तो 10 मिनट क्या, हम तो 1 घंटे के लिए साथ बैठे हैं। उनकी भी सवाल ले लेते हैं। देखिए आपने बहुत शानदार उदाहरण दिया है, मेरा दिल जो है एकदम गदगद हो गया। हसुआ की शादी में खुरपी के गीत,
मतलब अगर इनको प्रश्न पूछेंगे आप कर्नाटक का तो ये दिल्ली की उपलब्धियों को गिनाएंगे। कोई मेरा बात नहीं, कहना सवाल ये है, पूछ लीजिए, अभी सवाल पूछ लीजिए आप। हाँ, अभी ये कहते हैं कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब आते हैं तो वो कहीं पे भी भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते हैं, फिर आप चले गए, फिर आप चले गए वही चेहरे पे, मतलब हालत ये था कि चेहरे पे धूल और आईना साफ कर रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हैं आप रत्नाकर जी? आप फिर बार बार आप कह रहे हैं कि वो बातें कर रहे हैं। अरे आपके बिना, आपका भी तो पानी नहीं पच रहा है बिना प्रधानमंत्री के नाम लिए। और कहावत ये भी बिना प्रधानमंत्री के नाम लिए आपकी कोई बात पूरी नहीं हो रही है, और बात कर्नाटक चुनाव पे है और आप बात 2024 की कर रहे हैं। कोई अभिषेक रत्नाकर जी, अब देखिए कहावत ये भी है कि चलनी दूसरे सूप को, ठीक है, तो वो वाली स्थिति भी आप ला करके खड़ा कर देते हैं। अच्छा, कर्नाटक में कर्नाटक की ध्रुवीकरण की बात कर लेते हैं। कर तो लीजिए, कर्नाटक बताइए, कर्नाटक बताइए के बात कर लीजिए। देखिए ये बड़ी उपलब्धियां गिना रहे हैं हमारा। अमित शाह जी आते हैं कर्नाटक में, अमित शाह जी कर्नाटक में आते हैं और ये कहते हैं कि अगर कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वहां पे हिंसा होगी, आगजनी होगी, लोग चैन सुकून से नहीं रह पाएंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि मणिपुर की आज की परिस्थितियों के ऊपर बात नहीं कर पाते हैं, जहाँ की डबल इंजन की सरकार है, 60 लोग वहाँ पे हिंसा, आधा मणिपुर जल रहा है। क्या ये भाई साहब बता सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं? गृह मंत्री, बतौर गृह मंत्री उनका कोई बयान आया है? प्रधानमंत्री जी केरला स्टोरी पे जरूर बात करेंगे, लेकिन दिल्ली में बेटियां जो बैठी है। रत्नाकर जी देखिए, माफ कीजिए, लेकिन आपके साथ दिक्कत वही है ना कि मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि चेहरे पे धूल और आईना साफ कर रहे हैं। आपसे सवाल कर्नाटक में पूछ रहा हूं, आप मणिपुर चले जा रहे हैं। आपके पास भी कर्नाटक बताने के लिए कुछ भी नहीं है। बातें आप चाहे जो भी कर लीजिए, डाटा जो आ रही है, जो आप एग्जिट ओपिनियन पोल देख रहे हैं उससे खुश जरूर हैं, गदगद जरूर हैं, सवालों पे गदगद हैं, लेकिन बताने के लिए आपके पास नहीं है कि आखिर आपको जो कर्नाटक की जनता क्यों चुने। आप कर्नाटक के लिए ऐसे क्या करने वाले हैं? बात सवाल क्या हो रहा है यहाँ पे? जब इन्होंने खेमचंद जी ने सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए आप। मैं कंप्लीट कर लूं, चलिए इनके सवाल रत्नाकर जी आपके पास लौटेंगे, रत्नाकर जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ योगेश जी बड़े हुए हैं यहाँ, आप बताइए खेमचंद जी बात। हाँ खेमचंद जी बताइए, अपनी पूरी बात कीजिए। देखिए, रत्नाकर जी के पास कहने को कुछ नहीं, ये कह रहे हैं कि हम केंद्र की बात कर रहे हैं। हमारे पास है, हमने किया है, हम दिखा सकते हैं, हमारे पास नेता है, हमने काम किया है। आपके पास है क्या? आपने तो 65 साल रूल किया है। अगर आपके पास कुछ दिखाने के होता तो आप दिखाते, तो नहीं दिखा सकते क्योंकि आपको उसमें शर्म आती है, दिखाने के लिए है ही नहीं। हमें प्राउड है, हमें अपने नेता पे गर्व है, जनता को गर्व है, जनता समझती है, जनता देख रही है, इसीलिए हम दिखा रहे हैं ना। हम केंद्र की भी योजनाएं बता रहे हैं, केंद्र के काम को भी बता रहे हैं, हम स्टेट के भी बता रहे हैं। और आप लोग कितनी कन्वीनियंस के तहत, कितनी साजिश के तहत हिंदुओं को तो डिवाइड कर रहे हैं, ये जात वो जात, ऐसा वैसा, और पूरे मुस्लिम वर्ग का जो है ये 15% है, ये 16% है, ये हमें वोट करेगा, ये कांग्रेस को वोट करेगा। खेमचंद जी हम आराम से चर्चा कर रहे हैं। हम जरा योगेश सोनी जी, आपको वरिष्ठ पत्रकार है, थोड़ा वो चीजों को समझ रहे हैं, वो क्योंकि किसी पार्टी के नहीं है तो थोड़ा उनको भी ले लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। योगेश जी सिर्फ ये बता दीजिए कि वोटिंग परसेंटेज से कितना प्रभाव होता है? अगर हम वोटिंग परसेंटेज जो अभी 10 बजे का हम बता रहे थे आपको, उसके बाद क्या लगता है आपको कि वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा? क्योंकि आपने इससे पहले साउथ के बड़े सारे चुनाव देखे हैं, कर्नाटक का चुनाव भी बहुत एनालिसिस किया है, तो आप जरा बता दीजिए योगेश। अगर वोटों प्रतिशत कम होता है किसी भी स्थिति में तो उसमें जो मौजूदा सरकार होती है हमेशा नुकसान उसी को होता है। आप जो इसका हम आकलन सिर्फ इस आधार पर कर सकते हैं जो इतिहास में हमने चुनाव देखे हैं, और जो मौजूदा सरकार होती है उसकी क्षति हमेशा उसी को होती है। और देखिए, बात रही इन सब चीजों की, आज हम जिस स्टेज पे बैठे हैं, जिस दिन पे बैठे हैं, आज की डेट में हम कितनी चर्चाएं कर लें, लेकिन जनता मन बना चुकी है। वो बहुत कम वोट ऑफ प्रतिशत होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अंतिम समय में अपना मूड बदलते हैं कि नहीं चलो जाते जाते ये दबा दे वो दबा। बिल्कुल, चलिए ठीक है रत्नाकर जी, योगेश जी, आप सभी हमारे साथ बने रहे। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।